हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट अकेडमी में, किसमें? राइट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमने क्लास 10th के बारे में, जो क्लास 10th है, क्लास 10th के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। सो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन था ये वाला कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने मैं अभी इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, देखिए, तो इसका हमने एक वीडियो है जो हमने लाइव कराई थी। कैसी कराई थी? लाइव कराई थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कराए थे हमने। 1 से लेके 10 तक करा दिए थे। जो आपको यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आई बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी वो वीडियो। आप यहाँ पे क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। तो हम ज़्यादा वक्त न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 3, 4, 5 एंड 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। जी हाँ, अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, जिसको दिया गया है सल्फर को वायु में जलाने पर। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सबसे पहले केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद आपको फिजिक्स देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है कि सल्फर को वायु में अगर हम जलाएं तो हमारा वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये हमारा किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखो क्या है कि सल्फर को वायु के साथ में जलाया जा रहा है। क्या है कि आपका सल्फर है प्लस O2 के साथ में जलाया जा रहा है। तो क्या बन रहा है? सल्फर ऑक्साइड बन रहा है। मतलब दो पदार्थों से एक पदार्थ बन रहा है। क्या हो रहा है? दो पदार्थों से SA नहीं होता है इसका उदाहरण, इसका केवल होता है S। सल्फर को हम केवल S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? S से अगर हम लिखें तो आप देखते हो इरेजर एक्टिवेटेड है। बिल्कुल, अभी रुकिए 1 मिनट। देखिए, यहाँ से मैं इसका कलर में थोड़ा इंक्रीजिंग कर लेता हूँ। हाँ, देखिए क्या है कि सल्फ़र के साथ में अगर हम ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बनता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया। आप जानते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अभिकारक का उत्पाद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिकारक, योगात्मक अभिक्रिया का कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि Zn प्लस H2SO4 मिलाने पर ZnSO4 प्लस H2 जो है वो बाहर निकल जाता है। अभिक्रिया है, किसकी अभिक्रिया है? तो आप देखते हो इसमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर। देखो, Zn प्लस H2SO4 को अगर आप देखते हो तो देखो Zn के साथ में क्या आ रहा है, कोई अच्छा सा कलर देख लेता हूँ जो अच्छे से दिखे। Zn के साथ में अगर आप देखोगे तो Zn के साथ में आ रहा है आपका SO4।
है ना। Zn के साथ में क्या जा रहा है आपका, Zn के साथ में जा रहा है HO4 और H2 को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो बेचारा गरीब है। क्या हो रहा है यहाँ पे आपका विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया काम कर रही है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया काम कर रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, लेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सो आप देखते हो लेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Pb NO3 और 2। Pb आप देखते हो Pb होता है यहाँ पे Pb NO3 2 होता है, ये होता है आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र। सो आप देखते हो इसमें किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई एकदम साफ तरीके से दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो मैं आपको बता दूं अर्जेंटीना क्लोराइड किसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, जिसके कारण चिप्स की थैली के अंदर जो सामान होता है मतलब चिप्स होते हैं वो आपकी 1 या 2 महीने से लेकर 6 महीने तक एकदम सेफ बने रहते हैं। तो चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, क्या भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है तो मेरे दोस्त। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सबके सामने, वो कहता है अब हम आ चुके हैं बायोलॉजी के पास में, क्या है, बायोलॉजी के साथ में। तो वीडियो को 1 लाइक तो करना बनता है मेरे यार, 1 लाइक तो मेरे दोस्त करना बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले आते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। जो आपका स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए आवश्यक क्या होता है। देखो स्वपोषी पोषण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जो केवल हरे पौधे बनते हैं, क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं, क्या करते हैं मेरे दोस्त, वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किसकी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पहला होता है आपका जल, प्रकाश, क्लोरोफिल और फिर आ जाता है आपका सूर्य का प्रकाश। अगर आपको इसे सही तरीके से लगाना है तो आप सबसे पहले क्या लोगे, आप लोगे सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद में उसके बाद में क्लोरोफिल, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। स्वपोषी जीव जो होते हैं उनके लिए सही नहीं है। तो ए ऑप्शन कहता है कि वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। बी ऑप्शन है वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं। सी ऑप्शन है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश के अनुप्रस्थ में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। वे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा गलत, इसका गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम गलत हो जाएगा। वे आहार श्रृंखला को प्रथम पोषी स्तर पर बनाए रखते हैं, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये देखिए आपका 2011 में आया था, 2013 में आया था, 14 में आया था और 15 में आया था, 16 में आया था और ये शायद 2021 में भी आया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रख लें कि सॉरी कि निम्नलिखित समीकरण में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आप देखते हो जी, बिल्कुल एक मिनट, निम्नलिखित समीकरण में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6 CO2 + 12 H2O।
किसकी मदद से? आपका क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मदद से C6H12O6 सॉरी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि आपको मतलब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19? यह है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। देखिए, अगर आपको प्रकाश संश्लेषण पूरा पढ़ना है तो आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उस घटना का चयन कीजिए। कौन सी घटना का चयन कीजिए? उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है, देखिए इसमें हाइलाइटर नहीं है, देखिए दिया हुआ नहीं है। अगर मैं इससे भी करूँगा तो ये देखो पूरा का पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा। हाइलाइटर नहीं है इसमें, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। देखिए क्या हो रहा है कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ये बात क्या है? एकदम राइट है। क्या है? एकदम राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये भी होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होता है, ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप देखते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, जैसे कि मैंने ले लिया है, उस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने कि हरे पौधों में पोषण होता है। जो हरे पौधे होते हैं उसमें पोषण कैसे होता है? जो मैंने आपको बता दिया है कि हरे पौधों में स्वपोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण या स्वपोषी पोषण होता है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप देखो तो आप देखते हो यीस्ट और राइजोपस कवक होते हैं। देखो वैसे तो जितने सारे कवक होते हैं वो सारे के सारे विषमपोषी होते हैं, है ना। एक या दो ही होता है जो नहीं होता हो, जैसे कि ये दोनों हैं, है ना। ये क्या हैं कि मृतोपजीवी हैं। ये कैसे हैं मेरे दोस्त? ये मृतोपजीवी हैं, है ना। मैंने इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। आप स्क्रीनशॉट को तो इसको कर देंगे हम डिलीट। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मृतोपजीवी। क्या हो जाएगा? मृतोपजीवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त नहीं होता। देखो मैंने प्रकाश संश्लेषण में आपको बताया था कि आपका क्या होता है कि लाइट की ज़रूरत होती है। कौन सी? सनलाइट की। दूसरी का जो आपका होता है पर्णहरिम जिसे कहते हैं, या फिर कहें तो क्लोरोफिल कह देते हैं। और आप सौर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखते हो पर्णहरिम की आवश्यकता होती है, सौर ऊर्जा की, कार्बन डाइऑक्साइड की। जो आपका ऑप्शन नंबर 22 है उसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए भाई थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो पत्ती का बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है, मतलब ऐसा प्रयोग में बताया गया है इस प्रयोग में कि जो हम प्रयोग करते हैं उसके दौरान जो नीला काला भाग किसे प्रकट करता है? जो नीला काला जो भाग होता है वो हमारा किसे प्रकट करता है? तो ये हमारा
स्टार्च को प्रकट करता है। किसे प्रकट करता है? स्टार्च को। किसे? स्टार्च को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 24 जो है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। जो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम बवाल मचा दो आप इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो क्या है 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा आप ही बताओ, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ कमेंट में, बता दो यार कमेंट में। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 24 छोड़ रहा हूँ जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। जी हाँ, 25वां क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है ना। जो ऊर्जा ग्रह बोले या फिर ऊर्जा का सिक्का बोले या फिर रसोई घर बोले, किसका माइटोकॉन्ड्रिया को प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखना था इसे कि क्या लिखना था? इसे लिखना था कि प्रचलित रूप से पौधों का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वो है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो आपका स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए आवश्यक है। ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। आप बैक जा सकते हैं या फिर मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आपकी ज़रूरत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि निम्नलिखित में से विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी जीव कौन सा नहीं है? विषमपोषी जीव कौन सा होता है? विषमपोषी जीव कौन सा होता है? विषमपोषी जीव वो होता है जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसे हम विषमपोषी जीव कहते हैं। सो 27 का क्या हो जाएगा? देखिए जो मनी प्लांट होता है वो तो स्वपोषी जीव है, स्वपोषी जीव है मनी प्लांट, है कि नहीं है? फीताकृमी आप देखते हो कि फफूंदी, ये भी आपका नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपका क्या है? फीताकृमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीताकृमी। क्या हो जाएगा? फीताकृमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप किसी पे ध्यान मत दीजिए क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं, आपको फीताकृमी आंसर याद रखना है कि इसका आंसर फीताकृमी हो जाएगा। अब आप आ चुके हैं 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। हमारा पार्ट चलने लगा है फिजिक्स, जिसके बारे में हम अब सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। फिजिक्स में आपका सबसे पहला है कि निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है। तो देखो, जल होता है कांच होता है प्लास्टिक, हाँ मिट्टी नहीं होती भी। मिट्टी के अगर आपके ग्लासेस या फिर आपके लेंस बनने लगे तो आप कैसे देखोगे? सही बात है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका 29 किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सदा सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ पर होनी चाहिए? देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ा है, मतलब टेढ़ा नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम इसका साइज कर देते हैं। देखो इस प्रकार से होता है, आपका यूँ होता है। यहाँ पे आपका इस प्रकार से अवतल दर्पण दर्शाने के लिए यहाँ पे आपका F हो गया, यहाँ पे एक C हो गया। तो क्या कहता है कि बिंब कर अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा बिंब में बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? तो मैं आपको इसको अगली वाले जो चैप्टर जो आपका अगला आने वाला लेक्चर होगा उसमें आपको बता दूंगा। अभी इसके आंसर के बारे में देखते हैं। तो 29 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। अगर आपको इसकी क्लास चाहिए तो आप भर के कमेंट कीजिए कि क्लास चाहिए। आपको क्लास जल्दी से मिल जाएगी, जल्द ही आपके सामने है। अब देखो
जो 30वां क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के 4 गुण बताइए। क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, the four properties of light, ओके, the four properties of light। लाइट की आपको 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। ये आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसको आप मैं लिख के ही बताता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो प्रकाश, देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो लिखा है इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब ठीक है जी। अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे एक कलर में इसका चेंज करूँगा और यहाँ से आप देखोगे कि कलर में इसका कर लेता हूँ ये वाला। देखिए ये कम दिखाई दे रहा है लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट नहीं करना है आपको, मैं इसे कर देता हूँ अभी इरेज करने के लिए। मैं यहाँ पर चलो हो गया, सारा का सारा इंतज़ाम हो चुका है। अब देखो प्रकाश क्या है उसके बारे में समझेंगे। देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखो अगर प्रकाश नहीं होगा, क्या आप अपने सामने वाले इंसान को या फिर आप इस मोबाइल को, जिस मोबाइल से आप मुझे देख रहे हो या फिर मेरे क्वेश्चंस को देख रहे हो, आप उन्हें देख पाओगे? नहीं ना। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो आप कैसे देख पाओगे। अगर 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहली प्रकाश की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि यह सीधी रेखा में गमन करता है। ये क्या है कि सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसके तरीके से आप अच्छे से समझ जाओगे। मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आप मान लो कि आपके दोस्त का घर है। ये किसका है? ये एक मिनट, ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है। यहाँ से दोस्त का घर थोड़ा दूर नहीं हो गया है, उसे आप थोड़ा पास में रख लो, पड़ोस वाला ही घर आप मान लो इस प्रकार से। अब क्या होगा कि आप मान लो कि यहाँ पे एक खंबा गड़ा है जो लाइट दे रहा है ना, लाइट दे रहा है। यहाँ से एक गली जा रही है और यहाँ के बाद में ये गली यूं मुड़ जा रही है ना। अब ये जो खंबा है इसकी लाइट कैसे जाएगी? इसका जो प्रकाश है वो कुछ इस प्रकार से ही तो जाएगा। अगर आप देखो तो इसका प्रकाश कुछ ऐसे ही तो जाएगा, इस प्रकार से। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करना होगा वरना सब ऐसे ही हो जाएगा। इसकी जो लाइट होगी वो ऐसे ही तो जाएगी, सीधी सीधी। ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, पहले यूं जाएगी गली में उसके बाद यूं मुड़ जाएगी। नहीं मुड़ेगी ना, वो तो दीवार से टकरा के वहीं के वहीं रहेगी। तो क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये प्रकाश का पहला गुण हो जाएगा। दूसरा क्या है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, चाल होती है। और इसका जो आप देखते हो जो इसका आप मतलब पहला तो हो गया आपका ये वाला कि इसकी चाल जो हमारा ये सीधी रेखा में करता है। दूसरा हो गया अपना कि हमने इसकी चाल लिख ली थी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो इसका अनुदैर्ध्य होता है। इसका अनुदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये इसके 3 गुण हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहते हैं। जो आप देखते हैं इस प्रकार से आपका गोली दर्पण होता है, इस प्रकार से गोली दर्पण होता है। देखिए एक मिनट, आप ये मान लो कि ये इसका एक गोला है ना। अभी रुको मैं एक गोला अच्छे से बनाता हूँ। मान लो कि ये एक गोला है
है ना। इस गोले में से क्या किया गया, हमने एक दर्पण बनाया, दर्पण के लिए हमें इसमें से काटना होगा, जैसे अभी हम काट रहे हैं इसमें से, है ना, इसे हम काट देंगे इस प्रकार से। मान लो कि भैया हमने इस प्रकार से यूं करके काट दिया। अब ये क्या है कि आधा ही रह गया, क्या हो गया कि ये अपना आधा रह गया। अब ये कह रहा है गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहते हैं। ये देखो परावर्तक तल जा रहा है, ये रहा यहाँ पर, सॉरी, जो परावर्तक तल होगा वो ये होगा कि जहाँ से ये होता है आपका परावर्तक तल, जो ये आप ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको इस प्रकार की लाइन दिखाई दे रही है, यही होता है आपका परावर्तक तल। ये क्या होता है आपका परावर्तक तल होता है। अब इसके हम व्यास को क्या कहेंगे, इसके व्यास को हम क्या कहेंगे, इसके व्यास को आप द्वारक कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला, यही तो व्यास होगा ना, इसका पूरा का पूरा यही तो व्यास होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्वारक, द्वारक कहते हैं। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या है, वाओ कितने स्टाइल में लिखा गया है ना क्वेश्चन। छोटा कर लेते हैं भाई, दिखाई भी नहीं देगा वरना। हाँ, तो ये कह रहा है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मेरे ख्याल से हर साल 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये मैं क्या बताऊँ, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था ये क्वेश्चन, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। देखो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो अगर आप संबंध देखते हो तो F बराबर R होता है। ये तो कभी हो नहीं सकता मेरे दोस्त, ये तो कभी हो नहीं सकता कि F बराबर R हो जाए, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसमें आप देखते हो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। F बराबर R/2, F बराबर R/2, इसे हम बाद में देखेंगे। F बराबर 2R, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपके सामने लिख देता हूँ, F बराबर R/2 होगा। अब देखो F बराबर 2R होगा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि F बराबर R/2 होना चाहिए, F बराबर 3R नहीं होगा, लेकिन F बराबर R/2 ये हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, 33 की तरफ आ चुके हैं कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप जो प्राप्त ठोस होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, किसका, ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2, मतलब आप जितना वाटर दोगे, वाटर यहाँ पे लिख दिया जाएगा वही होता है। तो आप ये देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, Fe2CO3H2O। आप देखते हो कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि BaCl और Na2SO4 बराबर आपका बन रहा है BaSO4 2Na4। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई एकदम बढ़िया तरीके से। सो मैं कुछ कह रहा था आपसे कि आपने हमारे साथ इतना टाइम बिताया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में कभी भी आ सकते हैं और हमारी वीडियो को देख सकते हैं, है ना, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आपसे बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपका दिन अच्छा जाए, यानी कि आप कभी भी वीडियो देख रहे हो आपका दिन अच्छा जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो चलिए करते हैं इस वीडियो का अंत और देखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।